पिछले वीडियो में हमने सुकरात और प्लेटो की बात की। अब यूनान के परिप्रेक्ष्य में आगे बढ़ने के पहले हम भारतीय व्यवस्था में राजनीतिक तत्व कैसे आए, इससे थोड़ा तुलना करना चाहेंगे। पूर्व वैदिक काल में दो प्रमुख पदाधिकारी आए, राजन और छत्र। दो वर्ग आए और राजा को सहायता देने हेतु पुरोहित और सेनानी तथा सभा और समिति, अर्थात लोकतंत्र का भी तत्व था, गणतंत्र का भी तत्व था इस राजनीतिक व्यवस्था में। ये बात है 1000 BC के पहले की। लेकिन 1000 BC के बाद जो उत्तर वैदिक काल में हुआ और उत्तर वैदिक काल के बाद जो सूत्र काल में हुआ, हम यूनान में जो हुआ उससे हम तुलना करना चाहते हैं। उत्तर वैदिक काल में राजा की स्थिति मजबूत हुई। राजा की सलाह हेतु अब 12 रत्नी दिखाई पड़ते हैं। सभा समिति का स्थान अभी भी महत्वपूर्ण है, अर्थात जनतांत्रिक संस्थाओं की अभी भी स्थिति ठीक है। स्त्रियों की स्थिति ऋग्वैदिक काल की तुलना में गिरी है, लेकिन फिर भी ठीक है। समाज में 4 वर्ण स्थापित हो गए और इस काल के बाद बौद्ध काल से लेकर 4वीं शताब्दी BC तक राजतंत्र और जनतंत्र दोनों चलने लगे। कहीं गणतंत्र रहा, कहीं राजतंत्र रहा। राजा की स्थिति मजबूत हो गई, राजा का दैवी अधिकार रहा। स्त्रियों की स्थिति कमजोर हुई। वर्ण व्यवस्था में अनुत्पादक वर्ग अधिकार संपन्न हुआ, उत्पादक वर्ग नीचे की श्रेणी में आया। और उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था अस्थायी रूप लेने लगी, जाति व्यवस्था के रूप में आई। सामाजिक समस्त कार्यों को करने के लिए 4 वर्ण हो गए और सबके अपने अपने अधिकार कर्तव्य निर्धारित हो गए। और मौर्य काल आते आते एक विकसित राजतंत्र आ गया। लेकिन ये जो सारी व्यवस्थाएं हुई राजनीति में भी, ये धर्म की आड़ में हुई, या धर्म के नाम पर हुई, या धर्म को आधार बना के हुई। वैदिक धर्म को ब्राह्मण धर्म और ब्राह्मण धर्म को भागवत धर्म का रूप देकर सामाजिक राजनीतिक संरचना की गई। चाणक्य ने भी मौर्य काल में सम्राट के ऊपर धर्म का नियंत्रण बताया है। और धर्म का केंद्र बिंदु होता है आस्था। इस प्रकार से भारत में राजनीतिक व्यवस्था का सूत्रपात और विकास आस्था को केंद्र में रखकर हुआ। लेकिन यूरोप में इतर हुआ। यूरोप में साथ साथ उमर काल के बाद ही तेजी से नगरीकरण हुआ, सिटी स्टेट आए, नगर राज्य अस्तित्व में आए, व्यापार की उन्नति हुई छोटे छोटे नगरों में। और वहाँ इतिहास का कॉन्सेप्ट आया, वहाँ साहित्य का स्वरूप बना, बड़े अच्छे अच्छे नाटक लिखे गए, अच्छी अच्छी कविताएं लिखी गई। और इन सबसे बढ़कर वहाँ की उथल पुथल में राजनीतिक विचारक आए। और इन राजनीतिक विचारकों ने, यद्यपि भारत में भी बौद्ध धर्म में तर्क वितर्क और लॉजिक का सूत्रपात हुआ, कार्य कारण सिद्धांत लगभग उसी समय आया कि हर चीज का कोई न कोई कारण होता है, कारण खोजो। कार्य कारण सिद्धांत तो उसी समय आया, प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत आया। लेकिन यूरोप में ये बड़े पैमाने पर आया और
सुकरात और प्लेटो की जब बात करते हैं तो इन्होंने तर्क के माध्यम से, विचारों के माध्यम से, कन्वर्सेशन, वाद विवाद, ये सब तो लोकतंत्र का अंग है। और इस माध्यम से राजनीति का विकास हुआ। राजनीतिक चिंतन जो वहां आया वह तर्क वितर्क, लॉजिक के माध्यम से आया, आर्गुमेंट्स के माध्यम से आया। यहीं डिफर कर जाता है। भारत में राजनीतिक विकास का आधार धर्म रहा और वहां राजनीतिक विकास का आधार धर्म नहीं रहा। यहां राजनीतिक विकास का आधार आस्था रही, वहां राजनीतिक विकास का आधार तर्क वितर्क रहा। और इसके मूल हैं प्लेटो। प्लेटो ने तर्क वितर्क के माध्यम से, लॉजिक के माध्यम से, आर्गुमेंट्स के माध्यम से, सुकरात ने जिसका सूत्रपात किया था, ये चीज अपनी ही बात को वो आइडियल स्टेट को सब आइडियल स्टेट के रूप में ले आ रहे हैं और उनके शिष्य तो इसको पूरी तरह से नकार दे रहे हैं और वो यथार्थवादी चिंतन पर चले जाएंगे, अरिस्टोटल, आगे हम देखेंगे। इस प्रकार चौथी शताब्दी ईसा पूर्व आते आते दोनों जगह की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था में अंतर आया, लेकिन कुछ चीजें सेम रही। वहां वो वर्ग बना रहे हैं, व्यापारी वर्ग, सैनिक वर्ग और शासक वर्ग। हमारे यहां 4 वर्ण बना दिए गए। इन 4 वर्णों को धर्म से जोड़ा गया, उन्होंने शिक्षा से जोड़ा। यह भी अंतर आया। यहां जन पर आधारित हो गया, धीरे धीरे जन पर आधारित का बनाया नहीं गया था, कर्म पर आधारित था। ऋग्वेद में ऐसा मंत्र भी है कि एक ही परिवार में विभिन्न वर्ण के लोग हैं, लेकिन आगे चलकर यह सूत्र काल आते आते जन पर आधारित हो गया और वो वर्ण योग्यता पर आधारित। वहां जो 3 कैटेगरी उन्होंने बनाई और वो तीनों कैटेगरी, व्यापारी, सैनिक और दार्शनिक, वह शिक्षा को उसका आधार बनाया। और वहां साम्यवादी सिद्धांत भी दिया संपत्ति का। वहां भी दार्शनिक के लिए, शासक वर्ग के लिए संपत्ति रखने की मनाही थी। यहां तक कि स्त्रियों और बच्चों पर के साथ भी वो नहीं रह सकते थे, उनसे भी उनको निर्लिप्त होना पड़ता था, जिससे वे पूरे समाज को अपना समझ सकें। वह बात यहां भी थी। ब्राह्मण को मनाही थी संपत्ति रखने की, यह तो समानता है। लेकिन यहां जन पर आधारित करके दोष कर दिया गया। वहां शिक्षा पर आधारित था, कोई भी दार्शनिक हो सकता था। और जो शिक्षा की व्यवस्था हमारे यहां दी गई 25 साल तक, और फिर गृहस्थ आश्रम की, उससे मिलती जुलती थी। लेकिन वहां की प्लेटो ने जो शिक्षा व्यवस्था थी उसमें और वैज्ञानिकता लाई। उन्होंने भी कहा शिक्षा देने का दायित्व राज्य का है, शासन का है। यहां कहा गया शिक्षा आश्रमों में होगी और ब्राह्मण, संत और ऋषि देंगे, घर से दूर। वहां राज्य की व्यवस्था दी गई। अर्थात सब कुछ यहां धर्म से जोड़ा जा रहा है, वहां राजनीति से और राजनीतिक व्यवस्था से जोड़ा जा रहा है। यह डिफरेंस जो है, इस डिफरेंस को पाटना एशिया, अफ्रीका के लिए काफी भारी पड़ा, क्योंकि वह आधुनिक चीजें हमारे यहां काफी विलंब से पहुंची। हम 19वीं शताब्दी के पुनर्जागरण में तर्क को, लॉजिक को धर्म में स्थान देने के लिए आंदोलन किए, और नहीं तो भक्ति और आस्था यह इतना प्रबलतम रहा कि समाज और राजनीति को दबोचे रहा और उस पर भारी पड़ा। इसलिए वैज्ञानिक सोच आने में, वैज्ञानिक सोच लाने में हमको दिक्कतें हुई, जबकि उनकी वैज्ञानिक सोच आगे रही। यद्यपि रोमन साम्राज्य में सबको बिखर सा गया, रोमन साम्राज्य के पतन के बाद यूरोप भी अंधकार में चला गया, लेकिन जब उन्होंने पुनर्जागरण किया तो उनको याद आया यूनान का क्लासिकल, और उसको आधार बनाकर जब उन्होंने पुनर्जागरण किया तो फिर उनकी गाड़ी तेज चली और
एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका की गाड़ी स्लो चली और हम पिछड़ गए, जो हम सब 21वीं सदी में पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे जब हम एरिस्टोटल और उसके बाद के थिंकर्स को बताएंगे तो और बातें ये क्लियर होंगी, कैसे भारत में धर्म, राजनीति, समाज और संस्कृति तथा यूरोप में धर्म, संस्कृति, समाज और राजनीति का में अंतर आता गया और आधुनिक समय में हम पीछे हो गए। थैंक यू।